नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्सप्लेनर सीरीज़ में फिर से स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अन्य जगहों पर लोगों की एक ख्वाहिश है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है। वह ये है कि आखिर कब सरकार सभी को 15-15 लाख रुपए देगी। आखिर आरबीआई जब खुद रुपए छापती है तो आखिर वह क्यों ना इतना रुपए छाप ले कि देश की गरीबी मिट जाए। और लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि डॉलर और रुपए इनका आपस में जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है। अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सरकार क्यों नहीं सभी को 15-15 लाख रुपए दे देती है। बात यह है कि इसको समझने के पहले हमें समझना होगा कि देश में लोगों के पास जब रुपए आता है तो आखिर वह किस तरह से काम करता है, अर्थव्यवस्था में रुपए किस तरह से काम करता है। अगर हम अपने आप की एक उदाहरण से देखें तो हम ये पाएंगे कि जब भी हमारे पास रुपए आता है तो हम उस रुपए से कुछ ना कुछ खरीदते हैं। हमारे मन में जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी खरीदने की इच्छा होती है, हम उस रुपए का वहाँ पर उपयोग करते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में रुपए आने पर ही हमने डिमांड की, और जब डिमांड की तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक सप्लाई भी होनी चाहिए। तो इस डिमांड और सप्लाई से ही समझेंगे इस 15-15 लाख रुपए देने के गणित को। मान लीजिए सरकार ने सभी को 15-15 लाख रुपए दे दिए, और जैसे ही उनके पास वह 15-15 लाख रुपए सभी के पास आए, वह उस रुपए का क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि लोग उस रुपए को खर्च करेंगे, उससे कुछ ना कुछ डिमांड उत्पन्न करेंगे। उस डिमांड से क्या होगा, उस डिमांड से ये होगा कि जो सप्लाई है, जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स एक लिमिट में बन के आ रहे हैं हमारे पास, वह प्रोडक्ट्स तो उतने ही रहे। मान लीजिए लोगों के पास पैसा आने पर उन सभी ने बाजार जाकर एक एसी की मांग की, लेकिन एसी बनाने वाली कंपनियां हैं वह निश्चित मात्रा में एसी बना रही हैं, परंतु एक साथ इतने सारे लोग अगर उस एसी को मांगने के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे में क्या होता है कि वह एसी की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक दुकानदार के पास चीज़ें अधिक होती हैं और ख़रीदने वाले कम होते हैं तो उस वस्तु की कीमत अपने आप कम हो जाती है। परंतु वहीं पर अगर एक दुकानदार के पास चीज़ें सीमित हों, चीज़ें 100 हों और उसको ख़रीदने वाले 200 हों, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जब सभी के पास पैसे होंगे, सबके पास 15-15 लाख रुपए होंगे, तो जो मांग है, जो देश की डिमांड है, वह डिमांड बढ़ जाएगी, और वो सप्लाई जो वहीं पर है जितनी पहले थी, वो सप्लाई उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगी। ऐसे में क्या होगा, चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि वह रुपए जो सरकार ने सभी को दिए, उन रुपए का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन रुपए से आप कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि वह 15 लाख रुपए भी इतने सक्षम नहीं होंगे कि वह उन चीज़ों को खरीद पाएँ जो आप चाहते हैं। इसलिए सरकार की यह मजबूरी है, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की यह मजबूरी है कि उसको अपनी अर्थव्यवस्था में जो पैसा है उसको सीमित रखना होता है। अगर वह सीमित नहीं रहेगा तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। जैसे कि आपने अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखा होगा, वहाँ पर पैसा जो है वो ब्लैक में छप जाता है। ऐसे में क्या होता है, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार सभी को कभी भी 15-15 लाख रुपए नहीं दे पाती है और ना दे पाएगी। इसलिए हमें अपने मन से यह भ्रम मिटा देना चाहिए कि सरकार सभी को 15-15 लाख रुपए देगी। अब बात करते हैं कि आरबीआई जब खुद रुपए छापती है तो आखिर क्यों इतने रुपए नहीं छाप लेती कि देश की गरीबी मिट जाए। तो इस मुद्दे को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आरबीआई रुपए छापती कैसे है। बात वहीं आती है कि आरबीआई अगर अधिक रुपए छापेगी और वह लोगों में अधिक रुपए बांटेगी तो लोग फिर से मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे फिर से महंगाई बढ़ेगी। इसलिए उस महंगाई के बढ़ने को रोकने के लिए आरबीआई एक निश्चित मात्रा में पैसे को छापती है। वह कैसे, तो इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होता है। भारत में आरबीआई जिस पद्धति पर या जिस नियम के अनुसार रुपए छापती है उसको अनुपाती आरक्षी प्रणाली कहते हैं, मिनिमम रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीआई जब रुपए छापती है उसको एक निश्चित मात्रा में कुछ विदेशी मुद्रा और कुछ सोना रखना होता है। विदेशी मुद्रा यानी डॉलर। तो उस आरबीआई जब कुछ नए रुपए छापती है तो वह 200 करोड़ का एक कोष तैयार करती है। उस कोष में 115 करोड़ का विदेशी मुद्रा और 85 करोड़ का सोना रखती है।
उसके एवज में आरबीआई रुपए छापती है और उन रुपयों की आपूर्ति इस तरह से करती है कि कहीं वह देश में महंगाई को ना बढ़ा दें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट्स को बढ़ाया है। रेपो रेट्स से क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त रुपए पहुंच गया है वह रुपए वापस आरबीआई के पास आ जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आरबीआई न सिर्फ रुपए छापकर अर्थव्यवस्था में हम सबके पास तक पहुंचाता है, बल्कि जब वह रुपए अधिक हो जाते हैं, वह अधिक मांग को जन्म देने लगते हैं, तो आरबीआई वापस उन रुपए को अपने पास खींचती है। वह उन्हीं उपकरणों जैसे रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर के माध्यम से दोबारा पैसे को अपनी तरफ खींचती है, जिससे मांग और आपूर्ति दोनों एक लिमिट में रहें, जिससे महंगाई ना बढ़े। अब बात करते हैं कि डॉलर और रुपए का एक्सचेंज क्या होता है। अब जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 1 डॉलर हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे में हमें जानना होगा या समझना होगा कि जब भी डॉलर की कीमतें या रुपए के एवज में या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी, तो इससे हमारा जितना फ़ायदा होगा उतना ही नुकसान भी होगा। लोग यह सोचते हैं कि डॉलर को 1 रुपये के बराबर हो जाएगा, उससे हमारा फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, उससे हमारे उतने ही नुकसान भी होंगे। मान लीजिए जब रुपया मजबूत होता है, मान लीजिए अभी 1 डॉलर बराबर 70 रुपये है, उसको हम लोग बराबर कर देते हैं, 1 डॉलर बराबर 1 रुपये कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारा जो इम्पोर्ट है, जो हम चीज़ें विदेशों से खरीद रहे हैं, वह अपने आप सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग जब बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं या विदेशी मुद्रा में करते हैं, और वह विदेशी मुद्रा जो कि 17 रुपये देने पर 1 मिल रही थी, अब 1 रुपये देने पर 1 मिल रही है। तो हमारी जो बाहर से इंपोर्ट की गई चीज़ें हैं वो अपने आप ही में सस्ती हो जाएंगी। और हमारा जो विदेशी ऋण है, मान लीजिए भारत सरकार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कोई लोन ले रखा है, ऐसे में क्या होता है, वह लोन भारत सरकार विदेशी मुद्रा के फॉर्म में लेती है और उसको चुकाना भी विदेशी मुद्रा के फॉर्म में पड़ता है। तो क्या होगा कि अगर हमने 70 रुपये देकर 1 डॉलर मिल रहा है, अब वह डॉलर 1 रुपये देकर 1 डॉलर मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, भारत सरकार को जो ऋण चुकाने हैं वह उसके लिए सस्ते हो जाएंगे। ये तो हो गए फ़ायदे। नुकसान क्या होंगे? नुकसान ये होंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो चीज़ें हम बाहर बेच रहे हैं, वह अपने आप ही कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए एक बैट है, क्रिकेट का बैट है, मान लीजिए हमारी कोई भारतीय कंपनी है जो इंडिया में उसको बनाती है और बाहर उसको बेचती है। बाहर जब वह उसको बेचेगी तो उसकी जो कीमत है वह डॉलर में होगी। मान लीजिए कोई बैट है, उसकी कीमत 5 डॉलर है। कोई कंपनी भारत में बैट बनाती है और उसको विदेश में बेचती है, 5 डॉलर उसको मिलते हैं। वह जब उसको भारत में लाती है तो वह 70 रुपये से उसको एक्सचेंज करती है, 1 डॉलर बराबर 70 रुपये, तो उसको 70 रुपये के हिसाब से 5 डॉलर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। परंतु अब हो गया 1 रुपये बराबर 1 डॉलर, तो वह बैट की कीमत तो निश्चित रहेगी, 5 डॉलर ही है, 5 डॉलर ही मिलेंगे। परंतु 5 डॉलर के बदले में जब वह कंपनी इंडिया में आएगी तो उसको 5 ही रुपये मिलेंगे। तो जो भारत का एक्सपोर्ट है वह कम होता है। भारत में जो विदेशी कंपनियां जो भारत में निवेश करना चाहती हैं वह भी निवेश करने से पीछे हटती हैं। भारत में जो लोग घूमने आने चाहते हैं वह भी नहीं आते हैं, क्योंकि वह जो डॉलर लेके आएंगे उसके बदले में उन्हें कम रुपए मिलेंगे। तो ऐसे में हमारा पर्यटन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। वहीं अगर देखें कि डॉलर की कीमतें और बढ़ जाएँ तो क्या होगा। अगर 1 रुपये में 100 डॉलर हो गया, अभी मान लो 70 रुपये है, 70 रुपये में 1 डॉलर मिल रहा है, फिर मान लीजिए 100 रुपये में 1 डॉलर मिलने लगेगा तो क्या होगा। ऐसे में जैसे इसका विपरीत हो जाएगा, हमारे जो आयात हैं वह महंगे हो जाएंगे। जब हम कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कोई चीज़ 5 डॉलर में विदेश से खरीदी, वह जब भारत में आई तो 70 रुपये के हिसाब से वह 350 रुपये की हुई। परंतु अगर हमने डॉलर को 100 रुपये कर दिया तो वह क्या होगा कि वह 5 डॉलर की चीज़ अब हमें 500 रुपये की पड़ेगी। तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो महंगा होगा। फिर क्या होगा, हमारे बाह्य ऋण भी महंगे हो जाएंगे। भारत सरकार ने अगर कहीं बाहर विदेशी संस्था से कोई ऋण ले रखा है तो उसको चुकाने के लिए अब उसको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर अब 1 डॉलर 100 रुपये में आ रहा है। हमारे निर्यात हमारे सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अब हम कोई चीज़ जिसको 5 डॉलर में बाहर बेच रहे थे, इंडिया आने पर हमें उससे 350 रुपये मिल रहे थे, परंतु अब हमें 500 रुपये मिलेंगे। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वह पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, या तो डॉलर सस्ता होगा तो भी उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं, डॉलर महंगा होगा तो भी उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। ऐसे में हमारा आरबीआई एक पद्धति को फॉलो करता है जिसे मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आरबीआई डॉलर को उसकी कीमतों के हिसाब से छोड़ देती है। 70 रुपये में 1 डॉलर का रेट चल रहा है, 2 रुपये ऊपर और 2 रुपये नीचे का एक बैरियर बनाती है कि 72 रुपये और 68 रुपये। इन दोनों बैरियर्स के बीच में जब तक डॉलर रहेगा तब तक आरबीआई उससे छेड़छाड़ नहीं करेगी, वह अपने हिसाब से चलता रहेगा। परंतु जैसे ही उससे कम जाएगा या जैसे ही उससे ज़्यादा जाएगा तो आरबीआई उसमें हस्तक्षेप करेगी और चीज़ों को संभालेगी, जिससे कि
अव्यवस्था ना फैले देश में और हमारी अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। भारत में जो नोट छपते हैं, जो रुपए छपते हैं, जो सिक्के छपते हैं, वह सभी सिक्के और 1 रुपये का नोट भारत सरकार छापती है और भारत सरकार ही जारी करती है। और बाकी सारे नोट 1 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं वह सभी RBI जारी करती है। आपने देखा होगा सभी नोटों पे RBI गवर्नर के साइन रहते हैं, पर 1 रुपये के नोट को देखिएगा वह भारत सरकार जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी नहीं करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आपके सामने लाते रहेंगे और आपको सोचने और समझने का वो दायरा देंगे, जिससे कि आप अपनी लाइफ को प्रभावित करने वाले हर चीज़ के बारे में जान सकें, समझ सकें और उसका मूल्यांकन कर सकें। धन्यवाद।